Hello guys, I am Akhtar Khan, your history educator on Apita Sharma classes. Today we will cover the age of Vijayanagara and the Bahamanis and the coming of the Portuguese. So today it is a very important class, but before we resume, here is a wonderful announcement for you all. An Academy is launching new batches for UPSC CSE 21, 22 and 23 aspirants which is going to start on 8th Feb 8 फरवरी को जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है और जो है 6 महीने का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और यहाँ पे जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे जो टॉप एजुकेटर्स हैं अकेडमी द्वारा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे लैंग्वेजेस के, जो आपको सुटेबल हो आप उस हिसाब से जो है एनरोल कर सकते हो उस कोर्स में। लास्ट मिनट अल्टीमेट रिवीजन भी होगा विथ एक्सक्लूसिव डाउट क्लियरिंग सेशंस, ओके। और थ्रू आउट द ईयर आपको जो है काफ़ी हेल्प की जाएगी। विद दिस यू ऑल्सो हैव 1 ईयर बैच कोर्स, जैसे यूपीएससी सीएसई 2022 के लिए भी जो है आपके पास ऑप्शन है, ये भी 8 फैब को स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन है, बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे प्रीलिम्स कम्स मेंस जो है सिलेबस कवर करा जाएगा पूरा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होंगे विथ इवैल्यूएशन और लाइव क्लासेस होंगी आपकी टॉप एजुकेटर्स द्वारा। उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगी, स्टडी मटेरियल की पीडीएफ्स आपको जो है स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया था आपको 2 साल के भी जीएस बैच कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं यूपीएससी सीएसई 2023 के लिए। और यहाँ पे भी ये 3 सेम लैंग्वेज के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। यहाँ पे भी सेम तरीके से जो है मतलब 2023 के हिसाब से पूरा जो है सिलेबस कवर कराया जाएगा विथ ऑल द बेनिफिट्स एज वी हैव सीन इन द यूपीएससी सीएसई 22 बैच। और साथ साथ जो है एनसीईआरटी बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स। जो है आपका ये स्टार्ट कब हो रहा है, ये आपका सेम डेट पे स्टार्ट हो रहा है 8 फैब को। यहाँ पे भी सेम बैचेस आपके जो है चलने वाले हैं। अब बस इसमें क्या मिलने वाला है आपको, तो यहाँ पे आपको जो है 7 फुल लेंथ एनसीईआरटी टेस्ट मिलेंगे आपके प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए। बट इसके पहले जो है आपको पूरे तरीके से कवर कराया जाएगा सारा एनसीईआरटी, तो कॉम्प्रहेंसिव कवरेज होने वाले हैं सारे एनसीईआरटीज़ के। जो है आपका एक सही फाउंडेशन बिल्ड किया जाएगा, फिर फाइनल रिवीजन होगा और ये सब कराया जाएगा फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी। सो ही इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। Now how you can enroll for plus subscription? You have to first install the Unacademy app. You have to sign in on Academy app, okay? And after that you have to select your goal as UPSC CSE GS, okay? And then after you have to click on enroll, and when they will ask a referral code, you have to enter Sharma20. You will get instant 10% discount. Okay, so guys, hurry up. Here's a good opportunity for you. Subscribe now. तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, ओके। इस लेक्चर में हम जो है विजयनगरा किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके साथ बहामनीस और पोर्चुगीज कैसे आए उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली हम बात करने वाले हैं 1350 AD से 1565 AD का जो सफ़र था, जो जर्नी था वो कैसा था, उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो है अलग अलग स्लाइड्स में लिए हैं, तो आप जो है उनको नोट डाउन भी कर सकते हो। लेट्स बिगिन विद क्लास। अब यहाँ पे पहले आप थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। अब जो विजयनगरा बहामनी किंगडम था, मैं बता दूँ आपको, तो साउथ जो विंध्यास के जो साउथ थे वहाँ पे करीब 200 साल से ज़्यादा इन्होंने राज किया था। इन्होंने अच्छे अच्छे शहर नहीं बनाए, बल्कि जो है बहुत ही स्प्लेंडर तरीके से बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए, आर्ट्स और लेटर को जो है प्रमोट किया। बट इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब जो इकोनॉमिकल चीज़ें हैं, जो ठीक है जो जुडिशल चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में भी हमको डेवलपमेंट देखने को मिला, ओके। और जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन का फोर्स हमको नॉर्थ इंडिया में दिख रहा था, मतलब जो साम्राज्य है वो टूट रहे थे, ठीक है। साउथ इंडिया में भी हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। और बट जब नॉर्थ इंडिया में डिसइंटीग्रेशन हो रहा था उस टाइम पे साउथ इंडिया में हमको जो है स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिली, ठीक है। तो जो आपका बहामनी और विजयनगरा किंगडम है, ऐसा नहीं है कि ये डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये जो है 15th सेंचुरी के एंड में जो है जाके बहामनी एम्पायर आपका डिफीट होता है, मतलब डिसइंटीग्रेट होता है। उसके बाद विजयनगरा एम्पायर उसके कुछ 50 ईयर्स बाद जो है डिसइंटीग्रेट होता है 1565 में, जो है बैटल ऑफ बनीहट्टी में। तब तक जो इंडिया का सीन है पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। पोर्चुगीज आ चुके थे, वो कोशिश कर रहे थे कैसे सी पे डोमिनेट किया जाए,
ठीक है। मुगल्स की भी एंट्री हो चुकी थी बाबर द्वारा, और जो मुगल्स थे, जो मुगल्स आए, ठीक है, एक तरीके से मुगल्स के आते आते हुए ही जो है हमको एक तरीके से एक इंटीग्रेशन देखने को मिला नॉर्थ इंडिया में, जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था पहले। अब जो पोर्चुगीज जैसे ही आता है, ठीक है, तो पोर्चुगीज जैसे ही आता है तो वहीं से जो है कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है बिटवीन द लैंड बेस्ड एशियन पावर्स एंड द यूरोपियन पावर्स। तो जितने भी जो है एशियन पावर्स है, जैसे अब जो आपका सेंट्रल एशिया से आ रहा था, जैसे आज जो आपकी उज़्बेकिस्तान देश है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, यहाँ के बहुत सारे राजा आए, ठीक है। जैसे आपका अजरबैजान भी हो गया। बाबर कहाँ के थे? आपके फरगना के थे। फरगना आज आपका जो है अजरबैजान है आज का। तो बहुत लड़ाइयाँ देखने को मिली। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन वाला आपका ये पूरा विजयनगर किंगडम था। ये दिखने में ऐसे आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा किंगडम है ये। ओके, जो ऊपर वाला है वो आप देख सकते हो बहामनी किंगडम। तो आप देख सकते हो मतलब पूरा पेनिनसुला वाला पार्ट इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा था। आगे बढ़ते हैं। अब जो विजयनगर किंगडम था वो दो भाइयों ने फाउंड किया था, हरिहरा और बुक्का। एक लीजेंड के हिसाब से ये बताया जाता है कि ये फ्यूडेटरीज थे, मतलब ये एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह काम करते थे। किसके? ककैतियास के। ककैतियास आपका डायनेस्टी था एक वरंगल का। बाद में ये धीरे धीरे मिनिस्टर्स बने कंपली के किंगडम में, मॉडर्न कर्नाटका में। अब जब कंपली को अटैक किया मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है, फॉर गिविंग रेफ्यूजी टू अ मुस्लिम रेबल, एक मुस्लिम रेबल था, उनको रेफ्यूजी दिया था, तो ये दो भाइयों को जो है एक तरीके से जेल में डाल दिया गया, इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। और इनको फिर वापस अपॉइंट कर दिया गया कि जाओ भाई वो सब सारी चीज़ें ठीक करो। लेकिन तुरंत शॉर्ट टाइम में ही हरिहरा बुक्का ने जो है एक तरीके से अपना जो फेथ था हिंदुइज्म में वो वापस लाया। अब ये कैसे होता है? तो ये होता है वापस जो है साउथ इंडिया पे अपना कब्जा जमा के। तो इनके एक गुरु थे विद्यारण्य, इन्होंने जो है एक तरीके से वापस हिंदुइज्म में इनको रीएडमिट किया, और इन्होंने जो है अपना कैपिटल विजयनगर को बनाया। ओके, अब जो डेट था हरिहरा की कोरोनेशन का वो जो है 1336 में रखा गया था, ठीक है। एट फर्स्ट जो सबसे यंग किंग थे आपके जो है ये हरिहरा। अब यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ थी इनके सामने। एक तरफ जो है होयसला रूलर थे मैसूर के, एक तरफ मदुरई के सुल्तान थे। जो मदुरई के सुल्तान थे वो बहुत ही एम्बिशियस थे, ठीक है। उन्होंने होयसला के रूलर को भी हराया था और बहुत अलग अलग तरीके से उनको परेशान भी किया था, ठीक है। तो जैसे ही आपका होयसला किंगडम जो है डिसॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उससे जो हरिहरा और बुक्का का जो एकदम जो है छोटा सा जो जगह था, जो छोटा उन्होंने एरिया ऑक्यूपाई किया था, उनको और अपॉर्चुनिटी मिल जाती, वो अपने किंगडम को और एक्सपांड कर लेते हैं। 1346 आते आते जो पूरा होयसला किंगडम था वो विजयनगर ने अपने कब्जे में कर लिया था, है ना। शिकार किसी और ने किया, लेकिन जो भोजन है वो हमारे पास आया। अब ये जो राइजिंग पावर था विजयनगर का, ये जैसे मतलब इनको जिस तरीके से आजू बाजू राजाओं ने देखा, सब मतलब क्रोधित होते थे, है ना। साउथ में इनके जो मेन राइवल्स थे वो थे सुल्तान मदुरई के। मदुरई आज भी आपका एक शहर है तमिलनाडु का। जो स्ट्रगल है वो लगातार चलता रहा करीब 4 डिकेड तक। 1377 में जो सुल्तान थे, ठीक है, जो सुल्तनत था मदुरई का, वो एक तरीके से पूरे तरीके से वाइप कर दिया जाता है। और जो विजयनगर जो है एक तरीके से उस टाइम पे रामेश्वरम तक तमिल कंट्री को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, चेरा जो केरला है वो इंक्लूड करते हुए पूरा ऑक्यूपाई कर लेता। तो मैंने आपको मैप दिखाया था, याद करो। आज के हिसाब से उस मैप में देखें तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका का कुछ पार्ट, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट विजयनगर के किंगडम में कंट्रोल में, ठीक है। अब उनके नॉर्थ में विजयनगर को एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन मिले, बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम भी 1347 के आसपास आए। उनके फाउंडर अलाउद्दीन हसन, ये आपके अफगान जो है एडवेंचरर थे, और ये जो है मतलब एक ब्राह्मण के सर्विस में राइज हो गए थे जिसका नाम था गंगू। इस वजह से इनको बहुत बार हसन गंगू भी कहा जाता है, ठीक है। और इनके कोरोनेशन के बाद इन्होंने जो है टाइटल लिया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का। किसने? इनके फाउंडर ने। बहुत सारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए विजयनगर और बहामनी के बीच में, क्योंकि ये जुड़े हुए थे, आपने देखा ये ऊपर नीचे ही थे। 1367 में 1367 में बुक्का फर्स्ट जो है असॉल्ट करते हैं मुड़कल के फोर्टलेस को। और ये जो है होता कहाँ पे? जो आपका तुंगभद्रा डूब है उसके डिस्प्यूटेड रीजन में होता। तुंगभद्रा अगर आपको पता हो तो ट्रिब्यूटरी है किसकी? रिवर कृष्णा की, ठीक है। तो उसके जो है आपके इसमें होता है, वहाँ पे ये पूरे तरीके से पूरे गैरिसन को जो है पूरा स्लॉटर कर देते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से बहामनी किंगडम और विजयनगर जो है मतलब एक बहुत बड़े वॉर में अपने आप को डाल लेते हैं। वॉर बहुत महीने चलता है और फिर बहुत मतलब वॉर में किसी का फायदा नहीं होता, जो जीत रहा है उसका भी नुकसान है कहीं ना कहीं, जो हार रहा है उसका तो है ही है। तो इनको लगा कि इससे हमारा कुछ फायदा नहीं है, तो इन्होंने एक ट्रीटी जो है साइन की, उसके बाद इस वॉर को ख़त्म किया।
ओके। और फिर जो है ये डिसाइड हुआ कि जो डोब है भाई वो शेयर किया जाएगा हम दोनों ही साम्राज्य में। अब जो कि इन्होंने अपनी ताकत पूरी बना ली थी मदुराई के सल्तनत को हटा के, विजयनगरा ने जो है अपना पॉलिसी एक्सपांशन, जो पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन था वो ईस्टर्न सी कोस्ट की तरफ बढ़ाया। तो हरिहरा सेकंड के अंडर ये होता है। बहुत सारे हिंदू प्रिंसिपैलिटीज उस रीजन में थे, जैसे एक जो बहुत ही नोटेबल उस रीजन में ईस्टर्न कोस्ट, आप ध्यान रखना अभी अभी जो मैंने शुरुआत में मैप दिखाया वो जब अपने क्लाइमैक्स पे था ना विजयनगरा, तब का था। ईस्टर्न कोस्ट मतलब आपका ईस्ट वाला कोस्ट, जहाँ पे जैसे आंध्र प्रदेश वाला जो कोस्ट होगा जहाँ पे ओशन लैंड से मिल रहा है वो वाला रीजन। तो यहाँ पे रेड्डीज थे आपके डेल्टा में, ठीक है। उसके बाद जो वरंगल के रूलर्स थे लोअर रीचेस ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, तो जहाँ पे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी आपकी जो है थोड़ी सी नीचे मतलब हल्का आंध्र प्रदेश के ऊपर आके मिलती है, वहाँ पे इनका ये था। इसके साथ जो उड़ीसा के रूलर्स थे नॉर्थ में और जो बहामनी सुल्तान थे उनका भी इंटरेस्ट था इस रीजन में, लेकिन बहामनी सुल्तान ने गोलकोंडा को जो है अपना बाउंड्री एक तरीके से बना लिया था और प्रॉमिस किया था कि वो और ना ही उसके जो है सक्सेसर्स कभी जो है एनक्रोच करेंगे वरंगल के खिलाफ। ओके, इस तरीके से ये पूरी इनकी पॉलिसी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलते रहती है, फिर एक पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन आ जाता है। हरिहरा सेकंड को सक्सीड करते हैं आपके देवराया फर्स्ट, और इनके रेन में क्या होता है कि जो है बहुत सारे वापस फाइट होनी स्टार्ट हो जाते हैं तुंगाभद्रा डोब पे। उनको जो है बहामनी रूलर फिरोज शाह डिफीट करते हैं और बहुत ही जो है बड़ा एक तरीके से हिसाब किताब चुकाना पड़ता है इनको। इसके साथ साथ ये अग्री करते हैं कि हाँ मैं आप अपनी बेटी की शादी सुल्तान से करा दूंगा, तो इस तरीके का आपका ये होता है, आप समझ सकते हो। इसके साथ साथ दहेज में उनको बंकापुर दे दिया गया जो डोब में आता था। बंकापुर एक अच्छा इलाका था आपका, ठीक है, ताकि कोई ऐसा डिस्प्यूट ना हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये शादी से सब शांति हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं। सवाल ये था कि कृष्णा गोदावरी बेसिन ने एक तरीके से जो है वापस जो कॉन्फ्लिक्ट पहले थोड़ा दब चुका था वो वापस खड़ा कर दिया था बिटवीन विजयनगरा, द बहामनी किंगडम एंड उड़ीसा। अब ये ट्री पार्टाइट स्ट्रगल था, तीन जो है अलग अलग राज्य इसमें लड़ रहे थे। अब रेड्डी किंगडम में कंफ्यूजन होता है और वहीं पे देवराया की जो है एक तरीके से एक साजिश आती है, वो अलायंस में आते हैं वरंगल के साथ फॉर पार्टीशनिंग द किंगडम बिटवीन देम, ठीक है। तो उनका ये होता है कि चलो यार मिलके बांट लेते हैं। जो वरंगल का डिफेक्शन होता है बहामनी किंगडम से, वो एक तरीके से पूरा जो बैलेंस होता है पावर का वो चेंज करता है डेक्कन में। लेकिन देवराया उतने काबिल थे कि वो जो है मतलब जो शैटरिंग डिफीट था फिरोज शाह बहामनी का, ठीक है, उस पर ये कर पाते। और फिरोज शाह की ये हार देख के बहामनी जो किंगडम था आपका, ठीक है, जो पूरा रेड्डी टेरिटरी था, तो कृष्णा रिवर अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने बोला शुरुआत में कि जो मैप दिखाया मैंने वो जब एकदम हाइट पे था, पहले से इतना बड़ा विजयनगरा था क्या, नहीं, उसको बनाया गया था, ठीक है। तो कृष्णा रिवर के माउथ तक जो है मतलब रेड्डी टेरिटरी रहता है और उस पर जो है अपना कब्जा कौन जमा लेता है, विजयनगरा। उसके बाद देवराया फर्स्ट ने जो है अपना डैम भी बनाया था तुंगभद्रा के क्रॉस, ताकि जो कैनल्स हैं वो जो है शहर में लाए जा सके और जो पानी की कमी होती है उससे हम उस प्रॉब्लम से हम डील कर सकें। तो ये जो है काफ़ी बहुत सारे फील्ड्स को इरीगेट भी करता था। हमको ये बताया जाता है कि कैनल्स ने 3,50,000 परदौस से जो है एक तरीके से आपकी रेवेन्यू इंक्रीज कर दी थी। परदौस आपका एक फॉर्म ऑफ करेंसी था जो यूज़ किया जा रहा था। और जो है डैम भी बनाया आपका रिवर हरिद्रा पे इरिगेशन पर्पस के लिए। अब कुछ कंफ्यूजन के बाद देवराया सेकंड जो है उनको सबसे बड़ा रूलर समझा जाता है डायनेस्टी का, जिन्होंने कमान संभाली विजयनगरा किंगडम की। अब अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने वापस अपने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है। उन्होंने 2000 जो है से ज़्यादा मुस्लिम कैवलरी मैन रखे और उनको जो है जागीज दी। इसके साथ साथ सारे हिंदू सोल्जर्स को भी कमेंड करते थे, वो जो ऑफिसर्स आपके जो है जो लर्न करते थे आर्ट ऑफ आर्चरी वगैरह, उनको भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से क्या किया जा रहा था, पूरे आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा था, ओके। और अब यहाँ पे एक आपके जो है पोर्चुगीज राइटर है जिनका नाम है नूनीज, वो हमको कहते हैं, ये 16वीं सेंचुरी के, ये हमको बताते हैं कि जो किंग्स थे क्विलिन, श्रीलंका, पुलिकत, पेगु एंड तेनासरीन, ये जो है आपके कुछ मिडीवल नेम्स हैं, जैसे ये जो है बर्मा, मलाया, पेगु एंड तेनासरीन जो है आपका बर्मा, मलाया, ये सारे जो इलाके वाले थे, ये जो सारे रीजन्स थे ये ट्रिब्यूट पे करते थे देवराया सेकंड को। अब ये डाउटफुल है क्या विजयनगरा रूलर्स पावरफुल थे मतलब सी पे, कि वो जो है मतलब ट्रिब्यूट एक्सट्रैक्ट कर पाते। पेगु और तेनासिरम थे मतलब बर्मा और आपका जो है मलाया, बर्मा मलाया मतलब आज का म्यांमार और मलेशिया, ठीक है। तो अब ये बिना नेवी का तो पॉसिबल है नहीं, और बहुत सारे केपेबल रूलर्स थे विजयनगरा किंगडम में, ऐसा नहीं है।
और काफ़ी वेल्दी स्टेट भी हमको देखने को मिला इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। बट ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मतलब जो है हमारे पास ये विजयनगरा के पास अच्छी खासी जो है आपकी ये थी स्ट्रॉन्ग नेवी थी, ठीक है। उसके बाद एक इटालियन ट्रैवलर थे आपके निकोलो कॉन्टी, जो विजयनगरा आते हैं 1420 में। उन्होंने जो है कुछ ग्राफिक अकाउंट छोड़ी है। उसके बाद पर्शियन ट्रैवलर भी आते हैं एक अब्दुल रज़ाक, जो जिन्होंने मतलब काफ़ी वाइडली ट्रैवल किया था आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया। और विजयनगरा ये भी जाके आए इन द रेंज ऑफ देवराया सेकंड। और ये जो है काफ़ी ग्लोइंग अकाउंट देते हैं कंट्री का, मतलब विजयनगरा एम्पायर का। अब्दुल रज़ाक विजयनगरा को जो है एक तरीके से बहुत ही स्प्लेंडेड शहर समझते हैं, जहाँ तक वो जो है मतलब जिन्होंने मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है वो इसको काफ़ी अलग समझते हैं। जहाँ तक उन्होंने किसी देश या किसी जो है रीजन का नाम सुना हो, उन सारी चीज़ों में, मतलब उन सारे रीजन्स में, उन सारे देश में, तो मतलब इस तरीके का आपका शहर था। अब बहामनी किंगडम की बात करते हैं, कैसे जो है आपका एक्सपांड होता है और कैसे डिसइंटीग्रेट होता है। अब यहाँ पे जो आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, बहामनी किंगडम के राइज की और जो कॉन्फ्लिक्ट है विजयनगरा एम्पायर की, ठीक है, टिल द डेथ ऑफ देवराया सेकंड, ये पहले से ही ट्रेस करी जा चुकी है। जो मोस्ट रिमार्केबल फिगर थे बहामनी किंगडम के, वो थे आपके फिरोज शाह बहामनी। ये काफ़ी वेल एक्वेंटेड थे रिलीजियस साइंस से और बहुत सारे जो है अलग अलग डिसिप्लिन से, बोटैनी, ज्योमेट्री, लॉजिक। ये बहुत ही अच्छे कैलीग्राफिस्ट भी थे, ठीक है। फरिश्ता के अकॉर्डिंग ये जो है पर्शिया में ही, बल्कि जो है ये नहीं थे, वेलवर्स नहीं थे, बल्कि अरबिक, तुर्किश, ये सारी ऐसी जो है जो मुस्लिम लैंग्वेजेस हल्की है उसमें ही नहीं, बल्कि ये जो है तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, सारी भाषाओं में। इनके पास बहुत सारे वाइफ्स थे इनके हराम में, ठीक है, बहुत सारे जो है वाइफ्स होते थे इनके। फिरोज शाह बहामनी काफ़ी डिटरमाइन थे डेक्कन को जो है कल्चरल सेंटर बनाने के लिए इंडिया का। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होता है वो एक तरीके से मदद करता है इनको, ठीक है, फॉर मैनी लर्नड पीपल। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग दिल्ली से डेक्कन आते हैं। और जो सबसे रिमार्केबल स्टेप लिया गया फिरोज शाह बहामनी द्वारा, वो था आपका इंडक्शन ऑफ हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अ लार्ज स्केल। हिंदूज को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपने जो है काफ़ी इंट्रोड्यूस करने लगे। और ये भी कहा जाता है कि उनके टाइम से जो डेक्कनी ब्राह्मणास थे वो काफ़ी डोमिनेंट बन गया एडमिनिस्ट्रेशन में, पर्टिकुलरली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मोहम्मद गवन की बात करते हैं तो वरंगल जैसे ही इनके हाथ से निकलता है बहामनी किंगडम का जो बैलेंस ऑफ पावर है, ठीक है, मतलब जैसे ही बहामनी किंगडम के पास जो है वरंगल आता है, जो बैलेंस ऑफ पावर है साउथ इंडिया में फिर हिल जाता है थोड़ा। बहामनी किंगडम ग्रेजुअली काफ़ी एक्सपांड करता है और महमूद गवन के मिनिस्टरशिप में, प्राइम मिनिस्टरशिप में काफ़ी हाइट पे रहता है आपका ये किंगडम। जो अर्ली लाइफ थी महमूद गवन की काफ़ी ऑब्सक्योर थी, मतलब वो जो है बहुत अच्छी नहीं थी उनकी अर्ली लाइफ। वो ईरानियन थे जन्म से और पहले ट्रेडर हुआ करते थे। उनको सुल्तान से जो इंट्रोड्यूस कराया गया था जल्दी, लेकिन ये फेवरेट बन चुके थे और इनको टाइटल दिया गया था मलिकुत तुजार का, ठीक है। और बहुत जल्दी ये प्राइम मिनिस्टर या जिसको पेशवा कहते हैं वो बन जाते हैं। और करीब 20 साल तक महमूद गवन जो है डोमिनेट करते हैं स्टेट का अफेयर। उन्होंने बहामनी किंगडम को एक्सटेंड कर दिया था, बहुत ईस्ट में भी एक्सटेंड किया था, ठीक है, बाय एनेक्सिंग ऑल दी रीजन्स इन दी ईस्ट। अब महमूद गवन ने बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स भी लाए थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किंगडम को जो है 8 प्रोविंस में डिवाइड किया था, या जिसको हम बोलते हैं तरफ्स। हर तरफ जो है गवर्न होता था बाय तरफदार, और जो सैलरीज और जो ऑब्लिगेशंस थी हर नोबल की वो फिक्स्ड रहती थी, ठीक है। सैलरी कैश में भी दी जाती थी या बहुत बार जागीर दी जाती थी, मतलब लैंड असाइन किया जाता था। अब जिनको जागीर दी जाती थी, जागीर मतलब पता है ना आपको क्या होता है, जागीर मतलब कि कोई एक पीस ऑफ लैंड दे दी गई, उसका रेवेन्यू जो है एक तरीके से आपको मिलता रहेगा, वैसा वाला। तो जो एक तरीके से जो है जिनको जागीर द्वारा ये दिया जाता था, ठीक है, तो उनको जो है मतलब कुछ एक्सपेंसेस भी दिए जाते थे साथ में लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए। तो जैसे मतलब शेयर्स होते थे, लेकिन ये वैरी करता गया आपका हर रूलर के जो है रेन में। हर प्रोविंस में क्या होता था ना, एक स्पेशल लैंड जो है रखा जाता था जिसको हम खलीसा बोलते हैं, और ये था जो है सुल्तान के खर्च के लिए, जो भी रेवेन्यू आता वो सुल्तान के खर्च में जाता। अब विजयनगरा एम्पायर की जो है क्लाइमैक्स की बात की जाए, उनके डिसइंटीग्रेशन की बात की जाए, तो जैसे पहले मेंशन किया गया कि विजयनगरा एम्पायर में कन्फ्यूजन तब आता है जब देवराया सेकंड की डेथ हो जाती है। अब जो कि आपका यहाँ पे जो है एक तरीके से रूल ऑफ प्रीमोजेनिचर एस्टैब्लिश नहीं था विजयनगरा में। प्रीमोजेनिचर का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं राजा हूँ तो मेरा सबसे बड़ा बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो ये था नहीं यहाँ पे विजयनगरा में, तो बहुत सारे सिविल वॉर्स हो जाते हैं, लोग आपस में लड़ जाते हैं, बहुत सारे कंटेंडर्स जो है अपना गद्दी के लिए लड़ते हैं, राजगद्दी के लिए।
बहुत सारे जो फ्यूडेटरीज हैं वो जो है अपना इंडिपेंडेंस ले लेते हैं इस प्रोसेस में। कुछ समय के बाद थ्रोन जो है मतलब किंग के मिनिस्टर सलुवा के पास जाता है, ठीक है। द अर्लियर डायनेस्टी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। अब सलुवा जो है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर वापस मेंटेन करते हैं और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। ये डायनेस्टी जल्दी ही ख़त्म हो गई और वापस एक नई डायनेस्टी आपकी जो है फाउंड होती है बाय कृष्णा देवा, जिसको हम बोलते हैं तुलवा डायनेस्टी। अब जो कृष्णा देवराया है, इनका पूरा नाम था, ये काफ़ी बड़े फिगर थे इस डायनेस्टी के। कुछ हिस्टोरियंस इनको जो है सबसे ग्रेटेस्ट रूलर समझते हैं विजयनगरा रूलर्स के। कृष्णदेवराया जो है आपके, उन्होंने सिर्फ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर नहीं एस्टैब्लिश किया, बल्कि जो ओल्ड ड्राइवर्स थे विजयनगरा के, ठीक है, मतलब जो आपके सक्सेसर्स थे स्टेट्स ऑफ बहामनी किंगडम और उड़ीसा के, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे ये किया थे, बल्कि उनको भी कंप्लीट किया, ठीक है, उनको भी एक तरीके से ये किया। ये आपके ये हैं कृष्णदेवराया, ओके। और बहुत सारे सीरीज ऑफ बैटल्स होते हैं, करीब 7-7 साल तक जो है बहुत सारे बैटल चले। कृष्णा देवा ने जो है पहले जो है जो उड़ीसा के रूलर है उनको कंपेल किया, भगा दिया, ताकि जो है वो भी उनके विजयनगरा किंगडम में कब्जा मतलब उनके कंट्रोल में आ जाए। जो कृष्णा रिवर तक जो जितना भी रीजन है वो उनके कंट्रोल में आ चुका था। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए कृष्णा देवा ने जो पुराना स्ट्रगल था तुंगभद्रा डोप को कंट्रोल करने वाला, वो स्टार्ट किया। अब इससे जो एक हॉस्टाइल अलायंस बन गया उनके दो मेन अपोनेंट्स, ठीक है, के बीच में, बीजापुर और उड़ीसा के बीच में। अब कृष्णा देवा ने बहुत ही ग्रैंड प्रिपरेशन की थी इस दुश्मनी के लिए। उन्होंने बहुत सारी हॉस्टिलिटीज ओपन की। कैसे? मतलब एक तरीके से काफ़ी अटैक किया रायचूर और मुदकल को कैप्चर करके। और उसके बाद एक बैटल होता है जिसमें बीजापुर रूलर को बहुत ही बुरे तरीके से हरा दिया जाता है। इस तरीके से काफ़ी अच्छे पावर में आ जाते हैं। तो कृष्णा देवराया के जो है एक तरीके से रूल में विजयनगरा बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मिलिटरली पावरफुल एक तरीके से एम्पायर जो है सामने आता है, बन के आता है। लेकिन जो इनकी ईगरनेस थी, ठीक है, जो ओल्ड फिगर्स थे उनको रिन्यू करने की, और जो सदर्न पावर्स थे, और इसके साथ साथ जो सदर्न पावर्स थे वो लार्जली मतलब एक तरीके से इग्नोर करते रहे, ठीक है। जो डेंजर उनको एक तरीके से आ रहा था, किसके द्वारा? पोर्चुगीज के राइज के द्वारा, उस पर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे कृष्णदेव की बात की जाए तो कृष्णदेव एक तरीके से बहुत बड़े बिल्डर भी थे। उन्होंने एक नया टाउन बनाया था विजयनगरा के पास, और एक बड़ा सा टैंक जो है खुदवा दिया था जिसको इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। और ये जो है स्कॉलर भी थे तेलुगु और संस्कृत में, जो कि बहुत कम रूलर्स हमको देखने को मिले, ओके। अब यहाँ पे एक ये जो है कमर्शियल ट्रेडी में भी आ जाते हैं पोर्चुगीज के साथ, जहाँ पे ये सप्लाई बंद करवा देते हैं घोड़ों का बीजापुर रूलर्स के लिए, ठीक है। और बहुत ही सीरीज ऑफ वॉर्स में क्या होता है, अब जो कि पहले से इनको कमज़ोर कर देते हैं विजयनगरा, मतलब विजयनगरा के रूलर कृष्णदेवा। तो यहाँ पे बीजापुर रूलर को पूरे तरीके से डिफीट करते हैं, और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग जो है डिफीट मिलती है, ठीक है, गोलकोंडा और अहमदनगर पे। और ऐसा लगता है कि जो रामा राजा थे, राम राजा आपके जो एक दूसरे रूलर थे, तो इनका पर्पस यही था कि सिर्फ कैसे मतलब जो है विजयनगरा को हराया जाए। अब होता क्या है कि बहुत बार ये मिल के जो है विजयनगरा के खिलाफ आ जाते हैं लड़ने के लिए। कहाँ पे? बनिहट्टी में। बनिहट्टी आपका तयकोटा के पास आता है 1565 में, जिसको हम बैटल ऑफ तलीकोटा भी कहते हैं, या बैटल ऑफ रक्षाशा तांगड़ी भी कहते हैं। अब जो ये बैटल था ना, जनरली इसको जो एक तरीके से एक ये समझा जाता है, एक मार्क समझा जाता है, एक विजयनगरा जो एज था विजयनगरा का, उसके एंड का एक मार्क समझा जाता है। जो कि किंगडम एक तरीके से करीब 100 से ज़्यादा साल तक रहा। जो उसकी टेरिटरीज है वो धीरे धीरे जो है डिक्रीज होने लगी बाय दी फॉलोइंग द डेथ ऑफ कृष्णा देवरिया, ठीक है। और इस तरीके से जो है कृष्णा देवरिया का जो एम्पायर था, विजयनगरा एम्पायर, वो नीचे आ जाता है। अब स्टेट और इकोनॉमी की बात की जाए तो विजयनगरा किंगडम में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जिसमें ग्रेट नोबल्स आते थे। किंगडम को जो है राज्यास मतलब प्रोविंसेस, और उसके नीचे नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। उसके बाद स्थला मतलब सब डिस्ट्रिक्ट, और ग्रामा मतलब गांव में डिवाइड किया गया था। अब जो चोला ट्रेडिशन था गांव का, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट का, वो कंसिडरेबली कमज़ोर हो चुका था अंडर विजयनगरा रूल। बल्कि जो है इसके जगह पे हेरिडिटरी नायकशिप्स आ गए थी, ठीक है। ये क्या करते थे, उनका जो है फ्रीडम इनिशिएटिव बहुत बार कर्व करते थे। जो गवर्नर्स होते थे प्रोविंसेस के, वो रॉयल प्रिंसेस पहले होते हैं, बाद में जो है एक तरीके से ऐसे इंसान होते हैं जो किसी वैसल रूलिंग फैमिलीज को बिलोंग करता हो। नोबल्स को गवर्नर की पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता था। अब जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनके पास बहुत सारी ऑटोनॉमी थी, उनके खुद के कोर्ट होते थे, उनके खुद के ऑफिसर्स होते थे जिनको वो अपॉइंट करते थे, उनकी बड़ी बड़ी आर्मी होती थी,
उनको अलाउ किया गया था कि वो जो है अपना कॉइन भी इशू कर सकते हैं, मतलब छोटे डिनोमिनेशन में ही, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन तो भी। तो इस तरीके से मतलब आप खुद एक नेता, एक रूलर, एक अपने किंग को एक ऐसी मतलब एक लो स्केल पे, स्मॉल स्केल पे डेवलप कर रहे हो। और कोई रेगुलर टर्म नहीं होता था प्रोविंशियल गवर्नर का, ठीक है, उसकी एबिलिटी और स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता था वो कितना रहेगा। और गवर्नर के पास ये भी ताकत थी कि वो जो है नए नए टैक्स लगा सकता है, लेकिन हर गवर्नर जो है मतलब एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन देता था आर्मी का और मनी का सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो ये था, अगर लार्जली देखा जाए तो जो सेंट्रली कंट्रोल्ड एरिया था, ठीक है, तो किंग क्या करते थे, अमारम या फिर जो टेरिटरी जो है जिसकी रेवेन्यू फिक्स होती थी उसको मिलिट्री चीफ्स को जो है ग्रांट कर देते थे। अब ये चीफ्स, इनको हम क्या बोलते थे, पलैयागार या पालीगर या फिर नायक्स। इनको जो है बहुत सारे फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस और एलिफेंट्स जो है एक तरीके से मेंटेन करने पड़ते थे। ये इसलिए फ्री में नहीं दिया जा रहा है, ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि जब भी कोई वॉर बैटल हम लड़े तो हमारे पास अच्छी खासी आर्मी हो, ठीक है। नायक पलेगार को अच्छा खासा जो है मतलब इनको एक तरीके से कुछ पैसे भी देने पड़ते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब बहुत सारे जो नायक थे जैसे टेंजोर के, मदुराई के, तो ये इंडिपेंडेंट भी बन गए जब बनीहट्टी का बैटल हुआ आपका। और जो आपका जो है विजयनगरा किंगडम का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद बहुत सारे इंडिपेंडेंट बन गए। मौका मिल गया ना यार, अब कौन सा टेंशन है सिर के ऊपर, हो जाओ आज़ाद, आज़ाद हो गए। और हमारे पास थोड़ा कम आइडिया है कि किसानों को जो है कैसे मतलब पे किया जाता था, लेकिन एक इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ये मालूम पड़ता है कि जो रेट थे टैक्सेस के वो कुछ ऐसे थे जैसे 1/3 ऑफ दी प्रोड्यूस ऑफ कुरुवाई। कुरुवाई आपका एक चावल था, ठीक है, ड्यूरिंग विंटर। उसके बाद मतलब अलग अलग सीजन्स में अलग अलग हिसाब से चीज़ें ली जाती थी। जैसे अगर आपने कुछ प्रोड्यूस किया है तो उसका 1/3 मतलब चावल का 1/3, उसके बाद सेसमे का 1/4, रागी हॉर्स ग्राम का 1/4, मिलेट और दूसरे क्रॉप जो कल्टीवेट हुए हो रहे हैं ड्राई लैंड पे उनका मतलब एक जो है 1/6 पार्ट देना है। अगर 6 पार्ट है तो उसमें से एक देना है। इस तरीके से रेट जो है वैरी करता था क्रॉप्स के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से, मेथड ऑफ इरिगेशन के हिसाब से। ओके, इसके साथ साथ जो लैंड टैक्स थे वो भी जो है बहुत सारे टैक्सेस के साथ होते थे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रोड्यूस, प्रोफेशन टैक्सेस, मिलिट्री कंट्रीब्यूशन। तो जैसे कभी कभी प्रॉब्लम आ गया, कोई दिक्कत आ गई तो मिलिट्री भी कंट्रीब्यूट करती थी भाई, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो आपका एक तरीके से एक सोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद मैरिज पे टैक्स लगता था। अब यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, अर्बन लाइफ काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई थी विजयनगरा एम्पायर में, और ट्रेड अच्छा खासा फ्लरिश हो गया था। टाउन्स ग्रो हो गए थे, बहुत सारे टेम्पल्स आ गए थे, टेम्पल्स काफ़ी बड़े थे, और उनको जो है फूड स्टफ्स कमोडिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम टू दी पिलग्रिम्स। प्रसादम क्या है आपका, वही प्रसाद, ठीक है। अब जो टेम्पल्स होते थे वो बहुत अमीर होते थे, टेम्पल्स भी पार्टिसिपेट करते थे इंटरनल और ओवरसीज ट्रेड में, तो आप देख सकते हो मतलब। अब यहाँ पे एंट्री होती है पोर्चुगीज़ की, ठीक है। तो पहले हम एग्जामिन करते हैं कुछ फैक्टर्स जो पोर्चुगीज़ इंडिया को ले आते हैं, ठीक है। अब जो पोर्चुगीज़ इंडिया आते हैं, जब यूरोपियन इकोनॉमी जो है काफ़ी ग्रो होने लगी रैपिडली, ठीक है। रोमन टाइम से ही मतलब एक स्टडी डिमांड था ओरिएंटल गुड्स का। ओरिएंटल गुड्स, यहाँ पे ओरिएंटल मतलब होता है आपके जो ईस्ट में जितने भी देश आते हैं ना उनको हम ओरिएंटल कंट्रीज भी बोलते हैं। अब जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ, डिमांड भी बढ़ गई, स्पेशली पेपर स्पाइसेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई ताकि मीट को जो है मतलब टेस्टी बनाया जा सके। पेपर को जो है लिवेंट, इजिप्ट और ब्लैक सी पोर्ट्स पे लाया जाता था, कुछ जो है ओवरलैंड लाया जाता था, कुछ सी वगैरह से लाया जाता था। और जैसे ही आपके ओटोमन तुर्क्स आते हैं ना, यहाँ से पूरी कहानी बदलती है। तो अर्ली पार्ट ऑफ 15th सेंचुरी में होता क्या है कि सारा जो एरिया है जहाँ से ज़्यादातर ट्रेड होता था वो पूरा तुर्क से कंट्रोल में आ जाता है, और वो कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लेते हैं 1453 में। इसके साथ साथ जो आजू बाजू के एरियाज है जैसे सीरिया, इजिप्ट, ये भी जो है कैप्चर कर लेते हैं। अब कॉन्स्टेंटिनोपल वाला इलाका आपका थोड़ा सा मेडिटेरेनियन सी के इस तरफ आता है। ओके, अब ये बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट इलाका बन जाता है, और जैसे ही ये कंट्रोल में इनके आता है, अब यहीं से जो है कहानी पूरी अलग हो जाती है। अब यहाँ पे जो राजा रहते हैं उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं, क्योंकि ये इनके कंट्रोल में था, और ये जो है मतलब बहुत सारे टैक्सेस लगाते थे, अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलाते थे। तो यहाँ पे 1488 में बार्थोलोमेव डायस को जो है मतलब भेजा गया, लेकिन ये बेचारे इंडिया पहुँच ही नहीं पाए। तो ये केप ऑफ गुड होप पहुँचे और वहाँ पे जो है ट्रेड लिंक बैठा दिया, ठीक है। तो मतलब यूरोप और इंडिया में तो वैसे उतना नहीं बैठा था, लेकिन हाँ एक तरीके से इनको वैसे भेजा गया था उस इससे,
ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे सी वॉयजेस और बहुत सारे रिमार्केबल इन्वेंशन हमको देखने को मिले। अब जैसे जो मरीनर्स कंपास था जो चाइना ने बनाया था, ठीक है, तो उसका भी यूज़ किया जाने लगा फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन। आखिरकार वास्को डा गामा जो है 1498 में आ जाते हैं इंडिया, और उनके साथ गुजराती पायलट्स भी रहते हैं। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनी रहती है आपकी अरब मर्चेंट्स की, वो पहले से ही वहाँ पे बसी, मतलब हमारे देश में बसी रहती है, ठीक है। लेकिन जो जैमोरिन है वो काफ़ी वेलकम करता है पोर्चुगीज़ को, इसके साथ साथ उनको अलाउ कर देता है। जैमोरिन मतलब वहाँ का रूलर, ठीक है, तो वो उनको अलाउ भी कर देता है कि हाँ आप जो चाहो वो ले जा सकते हो। तो पेपर ट्रक्स वगैरह ले भी गए थे। और पोर्चुगल में जो गुड लाया गया था गामा द्वारा, ठीक है, वो एक तरीके से मतलब जो है 60 टाइम्स कॉस्ट के मामले में ज़्यादा था। तो जितना खर्चा उन्होंने अपने पूरे एक्सपेडिशन पे किया था, मतलब वो पूरा प्लान करने में, वहाँ तक पहुँचने में, उसका 60 गुना ज़्यादा उनको जो है कॉस्ट मिल रहा था, ठीक है। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रो होने लगा इंडिया और यूरोप के बीच में। बेनिफिट्स देख के पूरे मतलब जो है दंग रह गए। और ये एक रीज़न था कि जो है एक मोनोपोली एक्सरसाइज करने लगी पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट आपकी, ठीक है, अपने राइवल नेशंस को एक्सक्लूड करके उन्होंने अपना ये कर लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट पोर्चुगीज़ ट्रेडर्स भी जो है इन्वॉल्व होते थे आपके। अब यहाँ से ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं ना ये समय, ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो विपिन अपना जो राजीव वहीर की जो किताब है स्पेक्ट्रम वाली, शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत कहानी इसकी भी मिलेगी। तो इस तरीके से पोर्चुगीज आते हैं आपके, एक अच्छा खासा अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं सी पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस वजह से हो रहा था क्योंकि अब कोई रूलर था नहीं, जो रूलर थे थोड़े बहुत, जैसे विजयनगरा भामनी किंगडम था, तो इस टाइम पे इनका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया। और ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। जब पोर्चुगीज आने लगे धीरे धीरे तो भी मतलब इनका ध्यान ज़्यादा गया नहीं कि वहाँ पे भी कुछ ये करना चाहिए। और इसी तरीके से एक अपना जो है एक फुट मार्क एस्टैब्लिश करके पोर्चुगीज़ की जो जर्नी है वो इंडिया में शुरू होती है। तो ये था आपका पूरा क्लास। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, थैंक यू।